गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 7 का पार्ट 11 का अध्ययन करेंगे। ये महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखित एक कहानी है जिसका शीर्षक है सोना। उन्होंने अपने पालतू जानवर जो हिरन को उन्होंने पाला था उसी पर आधारित उन्होंने ये शीर्षक को लिखा है। तो अब हम लोग पहले समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रही है। तो सोना अचानक आई थी, परंतु वह अब तक अपनी शैशवावस्था भी पार न कर सकी थी। सुनहरे रंग का रेशमी लच्छों की गांठ के समान वो उसका कोमल लघु शरीर था, छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी पानीदार आंखें। देखती तो लगता था कि अभी छलक पड़ेगी। लंबे कान, पतली सुडौल टांगें, जिन्हें देखते ही प्रसुप्त गति की बिजली की लहर देखने वालों की आंखों में कौंधी जाती थी। सब उसके सरल शिशु रूप से इतने प्रभावित हुए कि किसी चंपक वर्णा रूपसी के लिए उपयुक्त सोना, स्वर्णा आदि नाम उसका परिचय बन गया। परंतु उस बेचारे हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती है। बेचारी सोना भी मनुष्य की निष्ठुर मनोरंजन प्रियता के कारण अपने अरण्य परिवेश और स्वजाति से दूर मानव समाज में आ पड़ी। प्रशांत वनस्थली में जब अलस भाव से रोमंथन करता हुआ मृग समूह शिकारियों की आहट से चौंक कर भागा, तब सोना की माँ सदैव प्रसूता होने के कारण भागने में असमर्थ रही। सदैव जाति मृग शरीर तो भाग नहीं सकता था, अतः मृगी माँ ने अपने संतान को अपने शरीर की ओट में सुरक्षित रखने के प्रयास में अपने प्राण त्याग दिए। सुस्मिता वसु के समान ही किसी बालक को मेरा स्मरण हो आया और वह उस अनाथ शावक और मूर्छु अवस्था में मेरे पास ले आई। शावक अवांछित तो था ही, उसके बचने की आशा भी धूमिल थी, परंतु मैंने उसे स्वीकार कर लिया। स्निग्ध सुनहरे रंग के कारण सब उसे सोना कहने लगे। दूध पिलाने की शीशी, ग्लूकोज, बकरी का दूध आदि सब कुछ एकत्र करके उसे पिलाने का कठिन अनुष्ठान आरंभ किया। उसने रात में मेरे पलंग के पास सटकर बैठना सीख लिया था, पर वह गंदा न करने की आदत कुछ दिनों के अभ्यास में पड़ सकी। अंधेरा होते ही वह मेरे पलंग के पास आ बैठती और फिर सवेरा होने पर वह बाहर निकलती। उसका दिन भर का कार्यकलाप भी एक प्रकार से निश्चित था। विद्यालय और छात्रावास की विद्यार्थियों के बीच पहले वह कौतुक का कारण रही, परंतु कुछ दिन बीत जाने पर वह उनकी ऐसी प्रिय साथिन बन गई जिसके बिना उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। दूध पीकर और भींगे चने खाकर सोना कुछ देर कंपाउंड में चारों पैरों को संतुलित कर चौकड़ी भरती, फिर वह छात्रावास पहुंचती और प्रत्येक कमरे का भीतर बाहर निरीक्षण करती। सवेरे छात्रावास में विचित्र सी क्रियाशीलता रहती है। कोई छात्रा हाथ मुंह धोती है, कोई बालों में कंघी करती है, कोई अपनी मेज की सफाई करती है, कोई स्नान करके पीछे कपड़े सुखाने के लिए फैलाती है, कोई पूजा करती है। सोना के पहुंच जाने पर इस विविध कर्म शकुंता में एक नया काम और जुड़ जाता था। कोई छात्रा उसके माथे पर कुमकुम का बड़ा सा टीका लगा देती, कोई पूजा के बतासे खिला देती। मेस में उसके पहुंचते ही छात्राएं ही नहीं, नौकर चाकर तक दौड़ आते और सभी उससे कुछ न कुछ खिलाने को उतावले रहते, परंतु उसे बिस्कुट को छोड़कर अन्य खाद्य पदार्थ कम पसंद थे। छात्रावास का जागरण और जलपान अध्याय समाप्त होने पर घास के मैदान में कभी डूब चढ़ती और कभी उस पर लौटती रहती। मेरे भोजन का समय वह किस प्रकार जान लेती थी यह समझने का उपाय नहीं है, परंतु वह ठीक समय पर भीतर आ जाती और तब तक मुझसे सटकर खड़ी रहती जब तक मेरा खाना समाप्त न हो जाता। कुछ चावल रोटी आदि उसका भी प्राप्य था, परंतु उसे कच्ची सब्जी ही अधिक भाती थी। घंटी बजते ही वो प्रार्थना के मैदान में पहुंच जाती और उसके समाप्त होने पर छात्रावास के सामने ही कक्षाओं के भीतर बाहर चक्कर लगाना आरंभ करती। उसे छोटे बच्चे अधिक प्रिय थे, क्योंकि उनके साथ खेलने का अधिक अवकाश रहता था। वे पंक्तिबंद खड़े होकर सोना सोना पुकारते और वह उनके ऊपर से छलांग लगाकर दूसरी ओर कूदती रहती। वह सर्कस जैसा खेल कभी घंटों चलता, क्योंकि खेल के घंटों में बच्चों की एक कक्षा के उपरांत दूसरी कक्षा आती रहती।
मेरे प्रति स्नेह प्रदर्शन के कई प्रकार थे। बाहर खड़े होने पर वह सामने या पीछे से छलांग लगाती और मेरे सिर के ऊपर से दूसरी ओर निकल जाती। प्रायः देखने वाले को भय होता कि मेरे सिर पर चोट न लग जाए, परंतु वह पैरों को इस प्रकार सिकोड़े रहती और मेरे सिर को इतनी ऊंचाई से लांघती कि चोट लगने की कोई संभावना ही नहीं रहती। भीतर आने पर वह मेरे पैरों से अपना शरीर रगड़ने लगती। मेरे बैठे रहने पर वह साड़ी का छोर मुंह में भर लेती और कभी पीछे चुपचाप खड़ी होकर चोटी को चबा डालती। डांटने पर वह अपनी बड़ी गोल और चकित आंखों में ऐसे अनिवर्चनीय जिज्ञासा भरकर एकटक देखने लगती कि हंसी आ जाती। यदि सोना को अपने स्नेह की अभिव्यक्ति के लिए मेरे सिर के ऊपर से कूदना आवश्यक लगेगा तो कूदेगी ही। मेरी किसी अन्य परिस्थिति से प्रभावित होना उसके लिए संभव नहीं था। कुत्ता स्वामी और सेवक का अंतर जानता है और स्वामी के क्रोध की प्रत्येक मुद्रा से भी परिचित होता है। स्नेह से बुलाने पर वो गदगद होकर निकट आ जाता है और क्रोध करते ही सभ्यत और दयनीय बनकर दुबक जाता है। पर हिरन यह अंतर नहीं जानता, अतः उसका पालने वाले से डरना कठिन है। यदि उस पर क्रोध किया जाए तो वह अपनी चकित आंखों से और अधिक विस्मय भरकर पालने वाले की दृष्टि से दृष्टि मिलाकर खड़ा रहेगा, मानो पूछता हो क्या यह उचित है। वह केवल स्नेह चाहता है जिसकी स्वीकृति बताने के लिए उसकी विशेष चेष्टाएं हैं। मेरी बिल्ली, गोधलू, कुत्ते हेमंत, बसंत और फ्लोरा सबसे पहले इन नए अतिथि को देखकर रुष्ट हुए, परंतु सोना ने थोड़े ही दिनों में उसके सख्य स्थापित कर लिया। फिर तो वह घास पर लेट जाती और कुत्ते और बिल्ली उस पर उछलते कूदते रहते। कोई उसका कान खींचता, कोई पैर, और जब वे इस खेल से तन्मय हो जाते तब वो अचानक चौकड़ी भरकर भागती और वे गिरते पड़ते उसके पीछे दौड़ने लगते। इस बीच फ्लोरा ने एक अंधेरी कोठरी के एकांत कोने में 4 बच्चे को जन्म दिया और वह खेल के संगियों को भूलकर अपने नवीन सृष्टि के संरक्षण में व्यस्त हो गई। 1-2 दिन सोना अपनी सखी को खोजती रही, फिर उसको इतने लघु जीवों से घिरा देखा उसकी स्वाभाविक चकित दृष्टि गंभीर विस्मय से भर गई। एक दिन देखा फ्लोरा कहीं बाहर घूमने गई है और सोना भक्तिन की कोठरी में निश्चिंत लेटी है। तब से सोना के नित्य कार्यक्रमों में पिल्ले के बीच में लेट जाना भी सम्मिलित हो गया। आश्चर्य की बात यह है कि फ्लोरा हेमंत, बसंत या गोधलू को तो अपने बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती, परंतु सोना के संरक्षण में उन्हें छोड़कर आश्वस्त भाव से इधर उधर चली जाती थी। संभवतः वो सोना की स्नेही और अहिंसक प्रकृति से परिचित हो गई थी। पिल्लों के बड़े हो जाने, उनकी आंखें खुल जाने पर सोना ने उन्हें भी अपने पीछे घूमने वाली सेना में सम्मिलित कर लिया और मानो इस वृद्धि के उपलब्ध में आनंदोत्सव मनाने के लिए अधिक देर तक मेरे सिर से आर पार चौकड़ी भरती रही। उसी वर्ष गर्मियों में मेरा बद्रीनाथ का कार्यक्रम बना। प्रायः मैं अपने पालतू जीवों के कारण प्रवास में कम रहती हूँ। उनकी देख रेख के लिए सेवक रहने पर भी मैं उन्हें छोड़कर आश्वस्त नहीं हो पाती। भक्तिन, अनुरूप आदि तो साथ जाने वाले ही थे, परंतु पालतू जीवों में से मैंने फ्लोरा को साथ ले जाने का निश्चय किया, क्योंकि वह मेरे बिना नहीं रह सकती थी। सोना की सहज चेतना में न मेरी यात्रा जैसी स्थिति का बोध था, न प्रत्यावर्तन का। उसी से उसकी निराश जिज्ञासा और उसमें का अनुमान मेरे लिए सहज था। पैदल आने जाने के निश्चय के कारण बद्रीनाथ की यात्रा में ग्रीष्म अवकाश समाप्त हो गया। जुलाई में लौटकर जब मैं बंगले की द्वार पर आ खड़ी हुई तब वो बिछड़े हुए पालतू जीवों में कोलाहल होने लगा। गोधलू मेरे कंधे पर आ बैठी। हेमंत, बसंत मेरे चारों ओर परिक्रमा करके हर्ष की ध्वनियों से मेरा स्वागत करने लगे, पर मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी, क्योंकि वह अपना उल्लास व्यक्त करने के लिए मेरे सिर के ऊपर से छलांग नहीं लगाती। सोना कहाँ है पूछने पर माली आंखें पूछने लगा और चपरासी चौकीदार एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे लोग आने के साथ ही मुझे कोई दुखद समाचार नहीं देना चाहते थे, परंतु माली की भावुकता ने बिना बोले ही सब कुछ कह डाला। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई कि इधर उधर खोजते हुए वो प्रायः कंपाउंड से बाहर निकल जाती थी। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसका खाद्य और स्वाद प्राप्त करने की इच्छुक व्यक्तियों का बाहुल्य था। इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबे रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया था। एक दिन न जाने किस असंबद्धता की स्थिति में बंधन की सीमा भूलकर वो बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुंह के बल धरती पर आ गिरी। वही उसकी अंतिम सांस
और अंतिम उछाल थी। सब सुनहले रेशम की गठरी से शरीर की को गंगा में प्रवाहित कराएं और इस प्रकार किसी निर्जन वन में जन्मी और जन सकुलता में पली सोना की करुण कथा का अंत हुआ। सब सुनकर मैंने निश्चय किया कि अब हिरन नहीं पालूंगी, पर संयोग से फिर हिरन पालना पड़ा। तो बच्चों, ये था महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित पाठ सोना। तो आप इसे घर में पढ़ें और अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।